partnership beta, May 2019, paper 22, question number 5, and the question says Marcel and Naomi are in partnership. The partnership agreement states that the profit and losses shared, Marcel 3/5 and Naomi 2/5, यानी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, जो भी कैपिटल अमाउंट होगी उसका 4% कैलकुलेट करोगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपकी 5% पर एनम होंगी बेटा। एंड द लास्ट वन इज मार्शल जो सैलरी विड्रॉ कर रहा है 8,000 विड्रॉ कर रहा है। और उसके बाद सबसे पहले आपको बनाना क्या है, इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाइए और उसी के साथ साथ कनेक्टेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। फिर उसके बाद करंट अकाउंट बनाइए, करंट अकाउंट को बैलेंस कीजिए और नया बैलेंस नीचे लेके आइए, और उसके बाद एसओएफ भी बनाइए। अच्छा, सबसे पहले रिक्वायर्ड 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में अगर जाता हूँ तो सबसे पहले हम उसकी पहले एडजस्टमेंट्स बना लेते हैं। एडजस्टमेंट्स बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आप एडजस्टमेंट साथ साथ भी बना सकते हैं और आप एडजस्टमेंट सेपरेट भी बना सकते हैं। सेपरेट बनाने के अंदर ये होगा क्या, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, चीजें क्लियरली दी हुई होंगी, आप उसको प्रॉपर प्लॉट डाउन कर सकेंगे। पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है इन्वेंट्री से रिलेटेड लिखी हुई है, वो कितनी लिखी हुई है, इन्वेंट्री वाज वैल्यू 36,400। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, 36,400 इज योर इन्वेंट्री। ये कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स की एरिया में जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के एरिया में रिकॉर्ड हो जाएगा। पहली एडजस्टमेंट जो थी यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर बात की है द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 4,600। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक्सपेंस का नाम क्या है बेटा, इंश्योरेंस है। ऊपर जाके देख सकते हैं इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास, ये रहा। इंश्योरेंस की अमाउंट है 6,500, तो आपने यहाँ 6,500 लिख लिया। और उन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस आपने कहाँ तक का पे कर दिया है, 1 नवंबर तक का पे कर दिया है। अब 1 नवंबर का जब आपने पे किया है तो उसका मतलब क्या होगा, 4,600 मल्टीप्लाई बाय आपने कितने महीने का ज्यादा पे कर दिया है। आपका अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा था वो अप्रैल में खत्म हो रहा था, तो अप्रैल के बाद आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल में खत्म हो रहा है, 6 और 7 कितने महीने आपके बनते हैं आपके पास, अगर देखा जाए, अगर टोटल काउंट करो ऑन फर्स्ट में, ऑन 1 नवंबर, तो इसका मतलब हो गया आपने अक्टूबर तक जो है इंश्योरेंस पे कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, 4,600 को डिवाइड कर लूंगा 12 महीनों से, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ का आपने ज्यादा दे दिया है, तो 4,600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बन रहा है, 4,600। अगर मैं बात कर रहा हूँ 4,600 की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप देखते हो मेरे हिसाब से कितना बनता है, 4,000 कितना बन रहा है बेटा, 4,600 है, हाँ, डिवाइडेड बाय 12 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2,300 समथिंग कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब 6,500 में से 2,300 मैंने माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 6,500 माइनस 2,300, तो जो 4,200 है वो कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा बेटा। और ये वाला जो है ना बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, दोनों एडजस्टमेंट्स आप दोनों को क्लियर है बेटा? जी सर। अली आपको बेटा? जी। अच्छा बेटा, फिर थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जनरल एक्सपेंस 1150 वाज आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है यूज कर लिया है मगर पे नहीं किया। तो जनरल एक्सपेंस ऊपर कितना था बेटा, 18,600 था, तो मैंने यहाँ पर क्या हेडिंग डाल दी, जनरल एक्सपेंस 18,600। नीचे पता चला है कि 1150 क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ टोटल कर लेंगे 18,600 प्लस 1150, तो ये बन जाएगा 19,750, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा बेटा।
और ये जो 1150 है ना, वो बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज में अदर पेबल्स के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये एक वैल्यू हो गई, इसका मतलब एक ये वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये एक वैल्यू हो गई। और जो जो कलरिंग वाली वैल्यूज हैं आप उन वैल्यूज को हाईलाइट कर लोगे, आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज को क्या कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे बेटा, और हाईलाइट करने के बाद इसको नोट डाउन कर लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास क्या लिखी हुई है, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी में इंक्लूड है मार्शल की सैलरी। तो यहाँ पर क्या करोगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आप बोलोगे वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी कितनी दी हुई है बेटा आपके पास, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ये रही, वेजेस एंड सैलरी 46,000 है। तो वेजेस एंड सैलरी 46,000 है, जिसमें मार्शल की सैलरी क्या है आपकी, इंक्लूड है। वेजेस एंड सैलरी में से मार्शल की सैलरी को आप निकाल देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, -8,000। तो 46 में से 8 निकाल देंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा बेटा, 38,000, जो कि कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। और यहाँ पर आप देखोगे ड्राइंग्स आपने की है, क्या ड्राइंग्स की है, सैलरी की है, और किसके लिए की है, मार्शल के लिए की है बेटा, जो कि कितनी है बेटा, 8,000। इसको मार्शल की ड्राइंग्स में नहीं लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। और ये कहाँ सर ये जाएगा, 8,000 कहाँ से आया? 8,000 कहाँ से आया, 8,000 सबसे पहले पैराग्राफ में जाके देखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट में, मार्शल सैलरी रिसीव अ सैलरी ऑफ 8,000 बेटा, क्लियर। ओके। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। इस एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन है, वो टॉपिक भी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हो। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहले कौन सा एसेट है बेटा, प्रेमाइसिस है। और आप क्या करने जा रहे हो, प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हो। और प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। 2% पर एनम ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ये प्रेमाइसिस की कॉस्ट है 90,000। तो 90,000 का अगर मैं कहता हूँ, 90,000 का 2% जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1800 होगा, जो इस साल की डेप्रिसिएशन हो गई, जो कि कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या बनाओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नई डेप्रिसिएशन प्लस पुरानी। न्यू कितनी आई थी, 1800, और पुरानी वाली कितनी है बेटा, 38,000। तो 38,000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा आपके पास, 39,800, जो कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे या एसएफपी बनाओगे, उसमें नॉन करंट एसेट के एरिया में जाके उसको रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर हो गया बेटा। जी सर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपके पास कौन सा एसेट था बेटा, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन के लिए क्या, 80,000 इज योर कॉस्ट। 80,000 आपकी क्या हो गई बेटा, कॉस्ट है। कौन सा मेथड है, आरबीएम मेथड है। कॉस्ट में से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, 80,000 माइनस 8,000, 80,000 माइनस 8,000, तो मेरे ख्याल से बच जाएगा 72,000। तो 72,000 का निकाल लीजिए, कितने परसेंट निकालने का बोला है, 25%, जो कि कितना होगा, 80,000 में से 8,000 निकाल दीजिए, आपके पास 72,000। 72,000 का 25% विच इज कॉल्ड 18,000। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। और एक्यूमुलेटेड मतलब नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन। तो 18,000 इज योर न्यू डेप्रिसिएशन, 8,000 इज योर ओल्ड डेप्रिसिएशन। तो 18 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 26,000, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। सर एडजस्टमेंट्स बनाने का मतलब ये होता है, जब आप एडजस्टमेंट्स बना लेते हैं तो आपके एरर के चांसेस थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आखिरी एसेट आपके पास कौन सा मौजूद है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की आपको क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है। कौन सा मेथड बोला हुआ है,
20% स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ प्लान। कॉस्ट 52,000 का 20% कितना हो जाएगा? 52,000 का 20% कितना हो जाएगा? हेल्प कर सकते हैं? 52,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,400. थैंक यू। 10,400 जो कि कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड मींस न्यू प्लस ओल्ड, तो 10,400 इज योर न्यू डेप्रिसिएशन एंड ओल्ड डेप्रिसिएशन इज 23,000। तो इन दोनों को जब आप टोटल कर लेंगे 33,400 आई थिंक मेरे ख्याल से, जो क्या जाएगा बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर बेटा? जी सर। अली क्लियर बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, इसके बाद सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई है, क्लीन एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग पीएफडीडी। उन्होंने कहा था ट्रेड रिसीवेबल्स कोई बैड डेट नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकाल लेंगे? 36,000 क्या है मेरे? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कहाँ दिए हुए हैं? व्हाट अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स? ये रहे 36,000। डाउट कितने परसेंट है? 5% है। 36,000 का 5% निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 विच इज 1800। 36,000 में से 1800 निकाल दूंगा तो पीछे कितना बच जाएगा बेटा? 34,200। ये पूरा डब्बा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट की जगह पे जाके रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसको मैं किसी हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये पूरा डब्बा बैलेंस शीट के अंदर जाके करंट एसेट सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? पीएफडीडी इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, देखेंगे कि नया कितना आया था 1800, पुराना क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है पीएफडीडी? पुराना दिया हुआ है 600, तो इसका मतलब साल के शुरू में 600 था, साल के आखिर में 1800 हो गया, तो पीएफडीडी कितने से इंक्रीज हो गया? इंक्रीज इन पीएफडीडी बाय 1200, तो वो कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर बेटा? जी सर। अली क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है वो भी देख लेते हैं जल्दी से क्विकली। लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या बोला हुआ है? अच्छा, पेमेंट चेक से पेमेंट पे किए 1300 मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट में है। किस में है? 28,500 में ओवरड्राफ्ट में, नेगेटिव में ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है? 27,500। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ट्रेड पेबल लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा आपके पास माइनस का 28,500, और ट्रेड पेबल हमारा कितना है? 27,500। जब हमने किसी को चेक से पे किया तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, तो माइनस 1300, और मेरा एसेट भी क्या हुआ? कम हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया, ओवरड्राफ्ट में था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? 27,500 माइनस 1,300, तो ये हो जाएगा 26,200, बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी के पोर्शन में चला जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 29,800, जो कि बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर बेटा? जी सर। अली क्लियर बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास इन्होंने बोली भी, अच्छा इसमें लोन तो है नहीं, तो इसका मतलब इस एडजस्टमेंट को करेंगे नहीं। तो जितनी एडजस्टमेंट्स थी मैंने ड्रॉ कर ली, नोट डाउन कर ली, बना ली। अब मैं फटाफट से क्या बना सकता हूँ? इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ। मुझे उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर उन्होंने मुझसे क्या मांगा था? इनकम स्टेटमेंट। अनदर नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? रेवेन्यू से होती है। और रेवेन्यू क्या होगा? मुझे अपने क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितना रेवेन्यू दिया हुआ है, और मैं क्विकली चीजों को देखता हुआ जाऊंगा। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 328,000 का दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि सेल रिटर्न नाम की चीज नहीं है, तो 328,000 का रेवेन्यू आ गया। फिर मैं क्या हेडिंग डाल दूंगा? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद फिर मैं हेडिंग क्या डाल दूंगा? एड
ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर बात करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में ऊपर दी हुई थी कितनी, 31,300। परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो परचेजेस को मैं एज इट इज क्या लिख दूंगा, जितनी भी थी क्वेश्चन में देखूंगा और रिकॉर्ड कर दूंगा कितनी, 184,000। फिर क्वेश्चन में देखूंगा आपके पास परचेज रिटर्न मेरे ख्याल से हैगा, परचेज रिटर्न ये रहा 17,500, तो लेस मेरे ख्याल से रिटर्न आउटवर्ड है, तो उसको हम जो वर्ड लिखा होगा उसी नाम से लिख देंगे, रिटर्न आउटवर्ड्स कितना, 17,500। फिर हम देखेंगे कैरेज इनवर्ड, मेरे हिसाब से कैरेज इनवर्ड नहीं है, इग्नोर कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ, जो भी एडजस्टमेंट्स वैल्यू होंगी उनको ऑरेंज कलर से लिखूंगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब एडजस्ट हुई थी, जो कि कितनी थी, 36,400। इन सबको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि कितना आएगा आप भी चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ बनेगा वन मेरे ख्याल से कुछ बनेगा 161,400। फिर सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना बन जाएगा, 166,600। क्लियर? जी सर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सवाल में कोई अदर इनकम नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं जो पहले वो एक्सपेंसेस लिख लूंगा जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेट्स से कि मोटर व्हीकल एक्सपेंस, जो कि कितना दिया हुआ है, 17,450। मोटर व्हीकल एक्सपेंस 17,450। मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद क्या हो गया, मेरे ख्याल से मार्केटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 2,200। इसमें भी 22,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। मार्केटिंग एक्सपेंस 22,000। मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है, 22,000। मार्केटिंग एक्सपेंस के बाद आपके पास देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का मतलब क्या हो गया, 10,650। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मेरे ख्याल से इंश्योरेंस, बाकी जितनी भी चीजें रह गई है ना वो सारी एडजस्टमेंट वाली हैं, तो अगेन मैं उनको ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ। सबसे पहली एक एडजस्टमेंट थी इंश्योरेंस 4,200, जो एडजस्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, इंश्योरेंस मेंशन कर दिया कितना, 4,200। इंश्योरेंस के बाद मैंने लिख लिया जनरल एक्सपेंस 19,750। जनरल एक्सपेंस कितना हो गया, 19,750। जनरल एक्सपेंस के बाद वेजेस एंड सैलरी 38,000। वेजेस एंड सैलरी 38,000। वेजेस एंड सैलरी के बाद आपकी प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन, जो कि कितनी है, 1,800। प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन जो कि कितनी है, 1,800। फिर अगला कौन सा था आपके पास, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, जो 18,000 थी। मोटर व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन जो कि कितनी हो गई, 18,000। मोटर व्हीकल के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मोटर व्हीकल के बाद मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली किसकी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की, 10,400। फिर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, इंक्रीज इन पीएफडीडी, इंक्रीज इन पीएफडीडी कितना हो गया, 1,200। अगर मैं देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 एक्सपेंसेस होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल कर लेते हो, तो सारे एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद में आप मेरे ख्याल से जो आपके एक्सपेंस की जो वैल्यू बन रही है ना, वो बन रही है 143,450। तो इसका मतलब ये मेरे क्या है,
अगर देखा जाए ये मेरे टोटल एक्सपेंस था, ये मेरा क्या था, रेवेन्यू था, ये मेरा क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स था, और ये जो मेरा आया था ये क्या था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को मैंने माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब हो गया 23,150 मेरा क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, प्रॉफिट ये आ गया। प्रॉफिट के बाद ही फौरन मैंने नीचे से ही कनेक्ट कर दिया क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां जाके नूर भाई क्लास में बोलता है ऐसे बच्चों को नहीं निकाले, शोर नहीं करें। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पास फॉर्मेट्स बना लिए मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से लोगे बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओवरऑल पार्टनरशिप का प्रॉफिट था 23,150। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज दी हुई है तो कैलकुलेट करेंगे, अगर परसेंटेज नहीं दी हुई होगी तो ये स्टेप को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब दो मेरे पास पार्टनर थे, एक का नाम मार्शल था, एक का नाम, यानी वन इज मार्शल एंड सेकेंड वन इज नाओमी। मार्शल की ड्राइंग्स कितनी थी बेटा, आपके पास 10,000 और 12,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 10,000 और यहाँ मैंने लिख दिया 12,000। और इनकी परसेंटेजेस कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5%। तो 10,000 का 5% और 12,000 का 5%, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 500 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 600। टोटल कितना हो गया, 1100। सेकेंड स्टेप इज इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो ये क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है। तो आपके पास कितने लोग थे, वन इज मार्शल एंड सेकेंड वन इज नाओमी। मार्शल का कैपिटल कितना दिया हुआ था बेटा, आपके पास था मार्शल का 80 और उसका कितना था 60। तो मार्शल इज योर 80,000, नाओमी इज योर 60,000। और मार्शल एंड नाओमी की बात कर रहे हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के कितने थे, 4% थे। 8,000 का जो 4% निकाल दिया, मेरे ख्याल से कितना हो गया, 3,200 हो गया। और 60,000 का 4 6 24, तो ये कितना हो गया बेटा, 2,400 हो गया। तीन और दो पाँच, 5,600। तो ये माइनस कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, लेस सैलरी। सैलरी में एक ही बंदा था जो कि कौन था, मार्शल था। मार्शल ने कितनी सैलरी विड्रॉ की थी बेटा, 8,000 विड्रॉ की थी। तो इन सब को प्लस माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसको आप क्या कहोगे बेटा, रेजुडल। रेजुडल प्रॉफिट। तो रेजुडल प्रॉफिट का मतलब हो गया 23,150 प्लस 1,100 माइनस 5,600 माइनस 8,000। तो ये बनता है 10,650। ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है जो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हेडिंग किसकी आ जाएगी बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट की आ जाएगी। और जब शेयर ऑफ प्रॉफिट की हेडिंग आ जाएगी तो ये जो भी आपके पास प्रॉफिट हुआ है ये अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हो जाएगा। एक आपके पास मार्शल था, एक आपके पास नाओमी था। मार्शल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3/5। तो मैंने कहा 10,650 मल्टीप्लाई बाय 3/5। और दूसरा क्या था, 10,650 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक का प्रॉफिट कितना आ गया, 6,390। और एक का प्रॉफिट क्या आ गया, 4,260।
तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी आ गए इन लोगों के, और हमने उसको क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन कर दिया। एक बंदे का रेशियो कितना, एक बंदे का प्रॉफिट कितना आ रहा है 6390, और एक बंदे का कितना आ रहा है 4260। यहाँ तक क्लियर बेटा? जी सर जी क्लियर। सर। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद आप क्या बनाते हैं, इसके बाद ही फॉरन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कैसे बनेगा बेटा, वो देख लीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मैं यहाँ बना रहा हूँ करंट अकाउंट, आप देख लीजिएगा किस तरह बनेगा। दो लोग हैं आपके पास, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड। मैंने कहा दिस वन इज मार्शल एंड दिस वन इज नाओमी, दिस वन इज मार्शल एंड दिस वन इज नाओमी। ये मार्शल की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये नाओमी की क्या है, ये नाओमी की क्या है, डेबिट साइड है। ये नाओमी की क्या है, क्रेडिट साइड है। हम क्या बना रहे हैं, इनका करंट अकाउंट बना रहे हैं। और करंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें इंडिविजुअल बैलेंसेस पता लग जाए। आप जाके देख सकते हैं करंट अकाउंट बैलेंसेस, दोनों के ही क्रेडिट बैलेंस है 3000 और 300 और 5100। तो आपने लिख दिया बैलेंस, एक का 300 है और एक का 5100 है। अच्छा, मार्शल ने ड्राइंग्स कितनी की हैं, ऑफिशियल इनकी ड्राइंग्स कितनी थी बेटा, 10,000 और 12,000। तो यहाँ लिख दिया 10,000 और यहाँ लिख दिया 12,000। इसके बाद यहाँ हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी मार्शल ने जो ड्राइंग्स की थी उस पे कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा, लेट्स से 500 और 600। ओके, इस सवाल में शेयर ऑफ लॉस तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज हुई थी, ड्राइंग्स हुई थी। क्या हुई थी ड्राइंग्स की सूरत में, सैलरी विड्रॉ हुई थी, जो किसने की थी, मार्शल ने विड्रॉ की थी। अच्छा, फिर इस साइड पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल था उस पे इंटरेस्ट उनको कितना मिला, एक को 3200, 3200, और दूसरे को कितना हो गया 2400। सैलरी ऑफिशियली कौन विड्रॉ कर रहा है, मार्शल कर रहा है 8000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी एक बंदे का जो प्रॉफिट शेयर था वो कितना था आपके पास 6390, और दूसरे का प्रॉफिट शेयर कितना था 4260। क्लियर यहाँ तक बेटा? जी सर। अच्छा बेटा, जी सर। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करूंगा, विच इज अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग के लिए मैंने कहा यहाँ पर हो गई बैलेंसिंग, ये देखिएगा। अच्छा, मैंने कहा अगर देखा जाए क्रेडिट साइड मेरी बड़ी, मेरे ख्याल से डेबिट साइड मेरी बड़ी लग रही थी मार्शल की, 18,500। 18,500 में से मैंने ये वाला 300 माइनस किया, 3200 माइनस किया, 8000 माइनस किया, 6390 माइनस किया। तो इसका मतलब मार्शल का जो बैलेंस आया है ना, वो कितना आया, बैलेंस कैरिड डाउन 610। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसका मतलब है मार्शल जितना कमा नहीं रहा ना, उतना ज्यादा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और मार्शल का कितना बैलेंस आया है बेटा, बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 610। और दिस इज नॉट अ गुड गुड बैलेंस, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, ये इनका क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। सेम अगर मैं जाता हूँ किसके ऊपर, नाओमी पे भी जाता हूँ, तो नाओमी का बैलेंस कितना था 12,600। अगेन डेबिट साइड बढ़ी है, और डेबिट में से इसको 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 माइनस कर दिया, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया बेटा 840। तो इसका मतलब नाओमी भी जो है नेगेटिव में है। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ क्लोजिंग था, तो यहाँ की क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये करंट अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई बेटा। क्लियर है बेटा दोनों को? जी सर। अच्छा, करंट अकाउंट के बाद हमें लास्ट काम क्या करना होता है, जो कि अगेन बहुत इजी काम है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बैलेंस शीट कहते हो, और बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, एसओएफपी कहते हैं। तो जिसको हम एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट, सोल ट्रेडर की बैलेंस शीट में और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में क्या फर्क है वो आपको अभी पता चल जाएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर, जो टोटल एसेट्स तक कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दी, एसेट्स की हेडिंग डाल दी। अब जब एसेट्स की हेडिंग मैंने डाल दी है, तो इसका मतलब क्या होगा,
मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा किसका, कॉस्ट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, नेट बुक का। तो ये हो गया कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड द थर्ड वन इज नेट बुक वैल्यू। यहाँ मैंने किसकी हेडिंग डाल दी, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दी। जब नॉन करंट एसेट्स की मैंने हेडिंग डाल दी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला एसेट था प्रेमाइसेस, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 90,000। एक्यूमुलेटेड मतलब नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन जो हमने एडजस्टमेंट में बनाई थी, जो कि कितनी आई है आपके पास, 39,800। तो यहाँ मैंने लिख दिया 39,800। 90,000 में से 39,800 माइनस कर दो तो बन जाएगा 50,200। अगला एसेट कौन सा था, मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ तो मोटर व्हीकल मेरा क्या था, 80,000 था। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नई का मतलब नई प्लस पुरानी, विच इज 26,000। 80,000 में से 26,000 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 54,000। एंड द लास्ट वन इज फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग कितने था, 52,000 का था। और इसकी एक्यूमुलेटेड कितनी आई थी, 33,400। 33,400 माइनस करने के बाद कितना बच गया, 18,600। तो मैंने कहा यार मेरे मेरे पापा के पास या आपके पापा के पास टोटल नॉन करंट एसेट्स कितने पड़े, 1,23,800। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स मींस लेस देन 1 ईयर, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। सबसे पहला करंट एसेट्स क्या होता है, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री को मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एडजस्टमेंट वाले मामला थे। कितने थे, 36,400। ट्रेड रिसीवेबल वाली चीज को भी मैं लिख रहा हूँ, उससे 36,1800। और यहाँ लिख दिया मैंने ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को मैंने पहले कॉलम में लिख लिया, जो कि कितना था, 36,000। उसमें से क्या किया, लेस पीएफडीडी जो कितना था 1800, माइनस होके कितना आ गया 34,200। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद सवाल में देखूंगा अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स अगर कोई होंगे तो, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है अदर रिसीवेबल्स सवाल में जो है ना, एक इंश्योरेंस के नाम से थे जो कि ये रहे 2,300। तो अदर रिसीवेबल्स हमने लिख लिया कितना, इंश्योरेंस 2,300। और बैंक तो था नहीं, इन सबको टोटल कर लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 30 और 30 60, 60 और 70, 70 600, 72 900, 72,900। 72,900। तो मैंने कहा मेरे पास बिजनेस में इतने क्या पड़े, नॉन करंट एसेट्स पड़े, और इतने क्या पड़े, करंट एसेट्स पड़े। अगर मैं इन दोनों को सम अप कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएंगे, टोटल एसेट्स। चाहे पार्टनरशिप बनाओ चाहे सोल ट्रेडर बनाओ, इन दोनों के जो बैलेंस है, तरीकेकार है एसओएफटी का, वो ये इसी तरह सेम है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 195,000 कितना बेटा, 700। फिर उसके बाद आप क्या हेडिंग डाल दोगे, इक्विटी या कैपिटल एंड लाइबिलिटी, जो आपका दिल करे आप दोनों लिख सकते हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में अगर सोल ट्रेडर पढ़ते थे तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस बैंक्स पढ़ते थे, बट अब ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले किसकी हेडिंग डाल दोगे, इक्विटी यानी कैपिटल की डाल दोगे। तो दो दो कैपिटल बैलेंस थे, से मार्शल था और एक का नाम क्या था, नाउमी था। तो मार्शल का कैपिटल कितना था क्वेश्चन में ही, 80,000 प्लस 60,000। 80 में 60 डालो, ये हो जाएगा 140 आई थिंक। डन। हेलो जी सर। अली, आपको क्लियर बेटा। जी अच्छा बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर ही, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इत्तेफाक से दोनों के ही क्या आए हैं, नेगेटिव आए हैं, जो कि मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ। कितने नेगेटिव आए हैं, 610 और 840। 610 और 840। तो माइनस माइनस
मार्शल एंड सेकेंड वन इज नाओमी। 800 और 600 कितना हो गया? 1400। 1450 मेरे ख्याल से, तो 1450 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे? सवाल के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी तो मेरे ख्याल से मौजूद, सवाल में नॉन करंट लायबिलिटीज तो मेरे हिसाब से मौजूद नहीं है, तो उस स्टेप को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। डायरेक्ट किसकी हेडिंग डाल दोगे? 1 2 3। तो आप मेरे हिसाब से हेडिंग डाल दोगे करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आप किसको ढूंढोगे? ट्रेड पेबल। ये भी एडजस्ट हुए थे, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे। ट्रेड पेबल कितना था? ट्रेड पेबल ये रहा 26,200 जो एडजस्ट हुआ था। इसके बाद इत्तेफाक से बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी एडजस्ट हुआ था। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था? 29,800, तो यहाँ लिख दिया। अच्छा 29,800। फिर इसके बाद अदर पेबल्स। अदर पेबल का मतलब है अक्रूड या प्रीपेड जो भी था। अदर पेबल हाँ, 1150 रुपए के नाम से जनरल एक्सपेंस था। जनरल एक्सपेंस कितना था? 1150 के नाम से था। ये सारे थे, इन सबको जब मैंने टोटल कर लिया, तो टोटल करने के बाद कितना आएगा? 26,200 प्लस 29,800 प्लस 1150, तो ये बन गया 57,150। तो मैंने कहा यार ये मेरा क्या है? कैपिटल है। ये मेरा करंट अकाउंट जो भी था दोनों बंडों का नेगेटिव है। और ये मेरा क्या है? ये मेरी क्या है? करंट लायबिलिटीज है। जब मैंने इन तीनों को टोटल अप कर लूंगा तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इसको इसको 140,000 माइनस 1450 प्लस 57,150, तो ये कितना आ जाएगा? 195,700। और जब आपका ये बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब आपने क्या किया है? बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। ये 2019 तक ये कितने मार्क्स का आता था बेटा? 40 मार्क्स का आता था। और 40 मार्क्स का मतलब हो गया आपके पास, जिसका सही हो जाता था, ये बैलेंसिंग होती थी तो वो ओके हो जाता था। दिस इज कॉल्ड बेसिक पार्टनरशिप। अब आपके पास 20 मार्क्स में ये सारी चीजें नहीं आ सकती। इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और एसओएफपी, ये पूरा एक साथ नहीं आ सकता 20 मार्क्स के अंदर। यहाँ तक आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो दोनों में से।